देखते हैं कि हरे वाली जो परियोजनाएं हैं वो कंपनियां हैं जो काम कर रही है, जिनकी बढ़िया क्षमताएं हैं, जहाँ पे कुछ आगे गतिविधि हो रही है, काम आगे बढ़ रहा है। और ये वो परियोजनाएं हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत बड़े इसके अंदर ना हमें क्षमताएं दिख रही हैं। जो पीले वाली परियोजनाएं हैं उनके अपने कुछ कारण हैं, और कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो लाल में है, जो दुर्भाग्य से रुक गई हैं, जो कि लाल रंग में दिख पा रही है। मुझे आशा है इसके साथ आपको एक अवलोकन मिलेगा कि किस तरह से ये काम कर रही है। कृपया 1 से 10 तक की गणना में आप हमें लिख भेजिए, जहाँ 1 का मतलब मुझे नहीं समझ आया, 10 का मतलब मुझे बढ़िया समझ में आया है कि हम किस तरह से ग्लोबल पोर्टफोलियो पे दोबारा से काम करना चाह रहे हैं। और हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए, कौन सी वो परियोजनाएं हैं जिन पे काम करना है, कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि बीच में अटकी हुई है, कुछ ऐसी जिन्हें हमने बिल्कुल रोक दिया है। क्योंकि ये वो मुख्य समझ है, सटीक समझ है, जहाँ पे भविष्य में हम आपसे बात करेंगे मूल्य के बारे में, प्रति सिक्योरिटी टोकन के बारे में। तो वहां आपको एक समझ होनी चाहिए कि ये जो प्राइस पर सिक्योरिटी टोकन है, ये उन परियोजनाओं के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो कि फिलहाल काम कर रही है। बेहद खुशी है अंग्रेजी कक्ष में 10-10-10 प्राप्त करके, और मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस बात को दिमाग में रख रहे होंगे जब हम प्रश्नावली के सत्र पे आएंगे। तो ये सभी वो परियोजनाएं हैं, ध्यान से इन्हें देख लीजिए। हरे रंग की परियोजनाएं मुख्य वो परियोजनाएं हैं जहां हम केंद्रित होकर काम कर रहे हैं। और कुछ जो परियोजनाएं हैं वो अपने पद को पीले लाल से बदल के हरे पे आ सकती है, मगर इसमें समय लग सकता है। आज नवंबर में जो स्थिति है वो हम आपको अभी बता रहे हैं। हो सकता है अगले साल में कुछ ऐसी परियोजनाएं हो, जैसे गोल्ड कॉन्गो हो सकता है वापस से व्यवसाय में आ जाए, और फिर हम इसे हरे रंग में डाल दें। कुछ ऐसी भी परियोजनाएं हो सकती है जो हमें लगा अरे ये तो बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं, और ये हमें बिल्कुल भी बढ़िया अपेक्षित रिटर्न नहीं दे रही हैं, तो उन्हें हम पीले में डाल देंगे। तो आप ऐसा मत सोचिएगा ना कि ये तो मतलब जो लिख दिया ये तो पत्थर की लकीर है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। और मैं अभी आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने कंपनी का सदस्य होकर अलग अलग उपकरणों में निवेश किया है, और मेरा जो व्यक्तिगत निवेश पोर्टफोलियो है 70% परिवर्तित हो गया है पिछले वर्ष से। क्योंकि कुछ जो ऐसे उपकरण हैं वो या तो गायब हो गए, कुछ बिक गए, कुछ में मैंने ज्यादा खरीद के निवेश किया, कुछ ऐसे जो बीच में पॉज पे हैं, अटक गए हैं। और कुछ जगहों पे तो मैं बिल्कुल भी निवेश जहां मैंने किया था, जिस देश में किया था, वहां से मेरे को रिटर्न मिल ही नहीं सकता, तो वो बिल्कुल ही वहां से मेरे को निकासी करनी पड़ गई है। तो जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं, इससे आपको ये समझ मिल सकती है कि ये वो जानकारी नहीं है जिसमें भविष्य में परिवर्तन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और ये वो स्थिति है जो आज आपके सामने है, और मुझे आशा है कि यह आपको स्पष्ट हो गया होगा। और अब हम बात करेंगे आज के सत्र का सबसे महत्वपूर्ण रोमांचक भाग, जिसे एसटीओ रोड मैप कहा जाता है। इसके लिए हम हमारे अगले वक्ता को आमंत्रण दे रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। और ये हमारे वो वक्ता हैं जिनसे हमारी मुलाकात एसटीओ बॉक्स के माध्यम से हमारी इनकी मुलाकात हुई थी। मेरा ख्याल है मार्च में मेरी इनसे भेंट हुई थी, एक प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में। और वहां पे मुझे ये बेहद पसंद आया कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग प्रस्तुतियों का निर्माण कर रहे थे जो कि सामग्री पे आधारित थे। और अंत में जब आखिरी दिन था, जब मैं उस कक्ष से बाहर निकलने वाली थी, तो मुझे अचानक से एक स्टैंड दिखाई दिया उस सम्मेलन के बीचों बीच। और मुझे इस बात ने आकर्षित किया कि उन्होंने अपने स्टैंड पे लिखा था कि हमने 50,000 घंटे एसटीओ कंप्लाइंस के लिए निवेश किए हैं। तो मुझे लगा अरे वाह क्या बात है, 50,000 घंटे, वाह क्या बात है, आपने एसटीओ के ऊपर इतने घंटे लगाए हैं। ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमने इतने उतार चढ़ाव देखे, तो क्यों ना हम किसी विशेषज्ञ से बात करें जो एसटीओ पे इतने घंटे लगा चुके हैं। इस बात ने मुझे उनकी ओर आकर्षित किया, और वाकई में इनकी जो विशेषज्ञता थी एसटीओ के ऊपर वो इतनी जबरदस्त थी कि बेहद हमें खुशी हुई। तो
ये एक ऐसी चीज थी जिसके लिए हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इतने सारे सवाल जो इकट्ठे हो गए थे, शायद उसका उत्तर हमें इन्हीं से मिलने वाला था। इतने सारे क्षेत्र अधिकार है, उनके साथ कैसे काम करना है, शायद ये हमें उसके लिए कोई रास्ता दिखा सकते हैं। तो हमारी बैठक हुई, हमने आपस में चर्चा की, हमारे पास जो है हमने इनके साथ साझा किया। और मुझे याद है कि जो हमारी पहली बैठक थी वो एक कॉफी शॉप में हुई थी। और मैंने इनसे पूछा कि इन्होंने हमसे पूछा कि आपके इतने सारे क्षेत्र अधिकार है, इतने सारे ग्राहक अलग अलग देशों से जुड़े हैं, आपने कैसे ये कर दिखाया, इस व्यवसाय को कैसे जोड़ा है। तो ये वो व्यक्ति है जो कि लगातार हमें हमारे यूटिलिटी परियोजनाओं के साथ बहुत मदद कर रहे हैं। एक और परियोजना शीघ्र अतिशीघ्र आने वाली है। और बहुत बहुत धन्यवाद है जीन जी कि आप हमारे साथ आज जुड़ पाए। थोड़ा और विस्तार से आज आप हमें बताएंगे हमारे एसटीओ रोड मैप के बारे में। तो स्वागत है जीन जी आपका आज के मंत्र मंच पे, और ये मंच आपका हुआ। जी हाँ, नमस्कार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद है मिला आपका परिचय के लिए। वाकई में आपका जो समुदाय है इतना भव्य है, वाकई में बहुत ही मजेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे याद दिलाने के लिए कि किस तरह से हमने शुरुआत की थी। और हमने काफी 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 काम किया है इस मामले में, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो मैं अपना परिचय देते हुए जो आज का मानचित्र है, जो रोड मैप है, उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। क्या क्या चरण हमने सोचे हैं, किस तरीके से कंपनी में काम करना है, उसके साथ हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तथ्य के साथ शुरुआत करना चाहेंगे कि हमने 2018 से शुरुआत की। हमने तब हमारे पास शून्य समझ थी कंप्लायंस को लेके। हमें ये पता था कि ब्लॉकचेन हाँ जरूर एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही भव्य होने वाली है, जो कि प्रौद्योगिकी को बदल देगी, जीवन को बदल देगी, वित्तीय स्थिति को जीवन के लोगों की बदल देगी। हमें इतनी खुशी थी और हमारे पास ये जगह थी और हमारे पास बहुत ही सीमित जानकारी थी, क्योंकि मैं एक टेक्निकल व्यक्ति हूँ। तो शून्य से शुरुआत करते हुए हम दो चीजों को करते हैं। सबसे पहले जो टोकनाइजेशन है, इसके जो डेवलपर हैं हम उन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि अगर आप टोकन को देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के टोकन होते हैं, लेकिन इनको आपको दो तरह से पहचानना चाहिए। पहला कि क्या ये सुरक्षा टोकन है या कोई और है। तो ये 2018 की बात है जब हम लोग विशेष रूप से सुरक्षा टोकन के ऊपर ध्यान देके काम करने लगे। हमें ये समझ में आया, अच्छा इस पूरी दुनिया में बहुत सारी संपत्ति है, ये संपत्ति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि रजिस्ट्री की बिंदु से ये कहाँ कहाँ पे है, किसका है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ये जो संपत्ति है, हम एक ऐसी प्रौद्योगिकी इसके साथ जोड़ते जहां इस संपत्ति को हम ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर कर सके, जहां पर कौन इसका स्वामी है उसके बारे में सबको स्पष्टता हो, एक क्लैरिटी हो। तो हमने क्या कहा और गहराई से गोता लगाया रेगुलेशन के बारे में, और अलग अलग प्रकार के नियम और कानून कैसे हैं विश्व भर में, उसके बारे में है ना हमने टटोलना शुरू किया। और थोड़े समय के बाद मैं आपको बता दें कि हमारे पास 4 परियोजनाएं हैं जो कि पूर्ण रूप से सिक्योरिटी टोकन के हिसाब से काम करते हैं। अब हमारे पास दुनिया भर से ग्राहक है। हमारे पास पहले से ही 13 क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने एसटीओ कर दिखाया है, और वो हमारे ज्ञान के बलबूते पे ऐसा कर पाए हैं। लेकिन हम फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, और हमारे पास कोई फाइनेंशियल लाइसेंस भी नहीं है कि हम मान्यता प्रदान कर सके डेटा को। लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ है और जिस बात पे हम केंद्रित करते हैं वो दो चीजें हैं। पहली, प्रौद्योगिकी जिसके माध्यम से हम निर्माण कर सके, जिसके माध्यम से ये सभी जो सिक्योरिटी टोकन है ये कंप्लायंट हो सके। और दूसरा जो है वो किस तरीके से इसको मान्यता प्रदान करनी है। तो लोग हमसे कल को पूछ सकते हैं आपने ये कैसा कर दिखाया है। हमने ये ऐसे कर दिखाया है क्योंकि हमारे पास इसको कर दिखाने की एक प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। हम 2018 से हमने शुरुआत की थी, और इसके अंदर 6 एसटीओ स्लाइड्स है, और साथ ही हमारे पास
40 क्लाइंट है जो पाइपलाइन में है, और अलग अलग जो प्राइवेट व्यवसाय दुनिया भर के हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चाहे वो छोटे व्यवसाय हो, वहां से लेके अचल संपत्ति रियल एस्टेट तक हो, कई बड़े बड़े भी हमारे पास परियोजना है जो कतार के अंदर है। तो वो ये किस तरह से हमें लागू करना है टोकनाइजेशन को, प्रौद्योगिकी को कैसे जोड़ना है ताकि हम इसको ब्लॉकचेन पे ले जा सके, कैसे इसका प्रबंधन करना है, कैसे नए निवेश को आकर्षित करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है, ये सब हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से करना। और ऐसा करने के लिए हमने पहले से ही 3 परियोजनाओं को लागू कर दिखाया, और जो चौथी परियोजना है उसके बारे में मैं आपको मेरे इस भाग के अंत में बताऊंगा। और ये जो है ये क्यूआर कोड है, अगर आप इस पे इसको स्कैन करेंगे तो आप वेबसाइट पे हमारे पहुंच के और हमारे बारे में जान सकते हैं। तो किस प्रकार की सेवाएं हमने प्रदान की उसके हिसाब से हम इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला टोकनाइजेशन है, लीगल मैनेजमेंट है। दोबारा बता दें कि हम लीगल कंपनी नहीं है, और अलग अलग तरह से हम लोग काम करते हैं, और हमारी खुद की एक कानूनी टीम है, लीगल टीम है, जिसके अंदर सभी लीगल रिसर्चर जुड़े हुए हैं, जो शोध करता है वो जुड़े हैं। तो इस तरह से हमने परियोजना को लागू करने के लिए सभी प्रकार से चीजों को जोड़ा है। और जो आखिरी चीज है वो है पारंपरिक जो परामर्श है क्रिप्टो से जो आधारित है। तो ये जो पूरा पैकेज है, पूरे पैकेज की तरह जो हम सेवा है जो ये प्रदान कर रहे हैं, ये ऐसा है जैसे एक पहेली के अलग अलग टुकड़ों को इकट्ठे जोड़ने वाली बात है, जहां आपको डिजिटल एसेट के बारे में पता होना चाहिए, लीगल पहलुओं के बारे में, कानूनी पहलुओं के बारे में पता होना चाहिए, एसटीओ के अलग अलग पहलुओं को कैसे इकट्ठे रखना है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो कृपया अगली स्लाइड पे आप हमें ले चलिए। तो आज हम 5 मुख्य बिंदुओं के साथ बात करेंगे। ये रोड मैप के बिंदु हैं। सबसे पहला रिसर्च स्टेज, जहां पे आप शोध करते हैं, इसके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड पे बताऊंगा। दूसरा जो है वो कानूनी ढांचा है एसटीओ का। आप याद रखें कि ये सभी जो सिक्योरिटीज और बाकी जितनी भी चीजें हैं, एक टोकन को सिक्योरिटी टोकन बुलाने के लिए इसको सिक्योरिटी की तरह संगठित करना जरूरी है, और ये कानूनी रूप से होना चाहिए, वरना कोई भी इसके साथ, कोई भी टोकन के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जिसकी वजह से जो उपभोक्ता और जो कंपनी है वो उसे ये जो कानूनी ढांचा है उससे बाहर निकाल सकता है। इसी वजह से कानूनी ढांचे के अंदर रहना जरूरी है, इसलिए हम इसे लीगल फ्रेमवर्क फॉर एसटीओ यानी एसटीओ के लिए कानूनी ढांचे की तरह बोलते हैं। साथ ही आपके पास यूटिलिटी टोकन होना चाहिए, जहां पे जितने भी रेगुलेशंस हैं उनको आपको यूटिलिटी टोकन मॉडल के अंदर लाना होता है। और फिर जो चौथा रोड मैप के अंदर ये जो बिंदु है वो है एसटीओ प्लेटफॉर्म का डिप्लॉयमेंट। तो दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए, जो भी सुरक्षा टोकन है, ये किस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको कैसे ट्रांसफर करना है मंच पे, प्लेटफॉर्म पे, नए ब्लॉकचेन पे, इसके बारे में मैं आपको और आगे ठीक से बताऊंगा। और किस तरह से ये अपना खुलासा करता है सबके सबके सामने, क्योंकि जो कंपनी है वो आखिरकार ग्लोबल मार्केट में कदम रखने वाली है। तो हमने इस भाग को भी पूरा किया है। तो मिला, अगर आपका कोई भी सवाल है या कुछ इसके अंदर आप जोड़ना चाहते तो जरूर करें। तो मिला बोल रही है जी, धन्यवाद। तो आप यहाँ जो स्लाइड पे देख पा रहे हैं ना, यही हमारा रोड मैप है। आपके सामने रोड मैप है डेट के साथ। और आप ये पूछ सकते हैं कि क्या इन तिथियों में परिवर्तन हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। इसलिए नहीं कि क्योंकि जो कंपनी है उसी पे सब कुछ निर्भर नहीं करता है। फिलहाल हमारी कोशिश है कि हम ये जो 5 कदम है इनको लागू करें और 2023 तक ये कर दिखाएं, और उसी के लिए ये मानचित्र है। मैं अब प्रत्येक कदम के माध्यम से गुजरूंगी ताकि आपको ये समझा सकूं कि प्रत्येक कदम में क्या होने वाला है। कुछ चीजें पहले से हो गई हैं,
कुछ चीजें प्रगति में है। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद है मिला जी। जीन जी बोल रहे हैं। दोबारा से शुरुआत करते हैं। रिसर्च का ये जो स्टेज है जहां पे हमने शोध किया, इस चरण के बारे में बात करते हैं। जब हमने कंपनी के साथ हमें साझेदारी में आए तो हमें जानकारी प्रदान की जो सुरक्षा टोकन है जिसको लोगों में वितरित किया गया है वो 200 क्षेत्र अधिकार से आने वाले लोग हैं विश्व भर के। मुझे नहीं पता कि किसी ने भी इस तरह से शोध किया होगा। और ये जो 200 क्षेत्र हैं सुरक्षा टोकन के, अलग अलग क्षेत्र हैं, ये जो पूरा मास है, इसको एक कंप्लायंट, एक अनुपालन का ढांचे में डालना, कंप्लायंस स्ट्रक्चर में डालना, ये एक कठिन कार्य था। ये हमने कर दिखाया है। यहाँ पे जो चुनौती हमारे सामने थी वो थी कानूनी ढांचे में इनको लेके आना। इसके अंदर आपको जो प्रत्येक क्षेत्र अधिकार है उसमें गहराई से गोता लगाना था और वहां आपको ये समझना था कि किस तरीके से लोग सुरक्षा टोकन के स्वामी सही मायने में हो सकते हैं। तो सुरक्षा टोकन से पहले ये सिक्योरिटी है और इसके अंदर सभी प्रकार के नियम कानून लगते हैं और ये बिल्कुल नामुमकिन बात है कि आप ये जो कानूनी ढांचा है उसके साथ बिना चले सुरक्षा टोकन को अपना सकें। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके अंदर जो पहला चरण था वो ये था कि ये जो सुरक्षा टोकन है उसके ढांचे को हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि वो कानूनी रूप से मान्य हो। तो ये एक सामान्य जानकारी है कि किस प्रकार से जो कानून है अलग अलग देशों के, वो किस तरह से सुरक्षा टोकन को देखते हैं। तो यहाँ जो हरा, पीला, लाल, 3 आप रंग देख पा रहे हैं, जहां हरा का मतलब ये है कि जितने भी निवेशक जो है जब वो सुरक्षा टोकन के अंदर निवेश करते हैं वो बदले में लाभांश प्राप्त करते हैं, ब्याज प्राप्त करते हैं सुरक्षा टोकन से, उन सुरक्षा टोकन को बेच सकते हैं, उन सुरक्षा टोकन के लिए कर यानी टैक्स को दे सकते हैं। यानी कि बिल्कुल सटीक और स्पष्ट नियम और कानून है कि एक व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सुरक्षा टोकन के साथ। पीले देश, पीले देश का मतलब है कि यहाँ सुरक्षा टोकन को बाध्य नहीं किया गया है, लेकिन कुछ स्पष्ट नियम और कानून नहीं रखे गए हैं, कुछ विशेष नियम और कानून नहीं बनाए गए हैं कि कैसे जो सुरक्षा टोकन है उनके साथ बर्ताव किया जाए इन देशों में सुरक्षा टोकन के साथ। दुर्भाग्य से बहुत सारे देश हैं दुनिया भर में जो कि पीले क्षेत्र के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और ये प्रौद्योगिकियां ये बहुत तीव्र गति से काम करती हैं और थोड़ा ना कई बार मुश्किल हो जाता है नियम और कानूनों के लिए कि वो उसके हिसाब से स्वयं को अनुकूल बना सके। तो जो हरे देश हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रौद्योगिकियों के साथ फटाफट से स्वयं को अनुकूल बना ले, उसको अडॉप्ट कर ले। और जो पीले वाले देश हैं वो ये नहीं कहते कि ये हमारे यहाँ मान्य नहीं है, वो ये भी नहीं कहते कि हमने इस पे बाधा लगाई है, वो ये कहते हैं कि हाँ हमारी कुछ इनसे इससे आधारित दुविधाएं हैं, उस पे लेके हमारे पास स्पष्ट कानून नहीं है। और लाल वाली जो देश है वहां पे बाधा है। तो बिल्कुल जो लाल क्षेत्र है वो दुर्भाग्य से ये वो देश है जिन्हें ऐसे देश की तरह देखा जा रहा है जहां पर आप सुरक्षा टोकन के स्वामी नहीं हो सकते। चाहे राजनीतिक समस्याएं हैं वहां पे, हो सकता है कि राजनीतिक ढांचे वहां पे कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से ये बिल्कुल नामुमकिन है कि आप सुरक्षा टोकन के स्वामी हो सके। तो दुर्भाग्य से जो लाल देश है, दुर्भाग्य से वो निवेश नहीं कर सकते हैं सुरक्षा टोकन में। जो अंतिम बिंदु है जो मैं इस विशिष्ट शोध के चरण पे आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि ये जो 200 क्षेत्र अधिकार है हमने उनको ऐसे
टटोला नहीं है कि हम बस आपको सलाह दे सके, बल्कि इसलिए टटोला है कि हम ये समझ सके कि कौन से सबसे बढ़िया क्षेत्राधिकार है जहां पर हम इसको इशू कर सके। सुरक्षा टोकन के कौन सी मदर कंपनी बनेगी जो कि इन सुरक्षा टोकन को इशू करेगी इस तरीके से कि वो कानूनी ढांचे के अंतर्गत आए। और हमारे लिए उत्तर आया BVI। मुझे पता है कि समुदाय से सवाल आएगा और आपके कई सवाल बनेंगे, लेकिन ब्रिटिश वर्जन आइलैंड ही उत्तर है। और क्या कारण है कि हमने BVI को चुना है? वो ये है क्योंकि जो रजिस्ट्री है BVI कंपनी में, वो आप ये समझ लीजिए कि हर बार जब भी कोई व्यक्ति सुरक्षा टोकन को खरीदता है या उसे बेचता है, तो कंपनी को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए सरकार को। तो जब भी कोई खरीदे या बेचे सिक्योरिटी को, तो कोई रिपोर्ट ना करे अगर सरकार को, तो इससे जो कानूनी समस्याएं और परेशानियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। और ये केवल इस स्थिति के अंदर बात लागू नहीं होती। ज्यादातर जो हमारे ग्राहक है वो यूनाइटेड स्टेट से है, इंग्लैंड से है, वेस्टर्न यूरोप से है। जब हम अचल संपत्ति रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं, टोकनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो हम आज की दुनिया में हम या तो प्रस्ताव देते हैं US आधारित कंपनी का या आयरलैंड बेस्ड कंपनी का, क्योंकि जो BVI है ये वहां पे बिल्कुल बढ़िया से काम करती है। तो मुझे आशा है कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो हमारी सलाह को मानेंगे और फिर हमारा जो सुरक्षा टोकन है हम उसे BVI क्षेत्र अधिकार के अंदर लागू होता हुआ देखेंगे। मिला का अगर आपका कोई सवाल है आप जरूर बोले। तो मिला मैम बोल रही है, मुझे लगता है आपने बहुत बढ़िया तरीके से सारी बात को आपने कहा है और बहुत स्पष्ट है। लेकिन एक बार और मैं आपको बता दूं, हरी वो देश हैं जिनको हम बिल्कुल STO के साथ स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। जो पीली वाले देश हैं उनको एक एक करके हमें टटोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और इसी वजह से वो सेकेंडरी कंट्रीज की तरह हैं जिनको बाद में टटोला जाएगा। लाल रंग की जो देश है, दुर्भाग्य से हम उनके साथ सुरक्षा टोकन के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आप प्रस्तुति के अंत तक रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आप ये जान पाएंगे कि पीले और लाल वाले क्षेत्र में जो भी लोग हैं, जो भी दोष हैं, उन्हें क्या मिल सकता है, और ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। धन्यवाद है BVI वाले भाग को उठाने के लिए, जीन जी। और हमारे लोगों के कई सवाल हैं, आप लोगों ने रिपोर्ट भी मांगी है, तो बिल्कुल हम आपके साथ साझा कर पाएंगे। और जीन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक रूपरेखा दी है, हमें ठीक से समझाया है कि किस तरह से हमारे व्यवसाय का स्वभाव होने वाला है, बर्ताव करेगा जिस तरीके से ये। और उन्होंने ये बताया है कि बिल्कुल जो बढ़िया जगह रहेगी जहां से हम काम कर सकते हैं, सो BVI होगा वैश्विक परियोजनाओं को लागू करने के लिए। जीन बोल रहे हैं, मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर एक चीज देखी है, उसका मैं उत्तर देता हूँ। स्विट्जरलैंड बहुत ही बढ़िया देश है जो कि सूट करता है, लेकिन इस स्थिति में नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकार के ऑफरिंग है। एक है रजिस्टर्ड ऑफरिंग, जिसको लेके आप रेगुलेटर के पास जाते हैं और बदले में आप अपने डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लगवा पाते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसमें 1 साल अपने आप में लग जाएगा। और जहां हम बात कर रहे हैं 200 क्षेत्र अधिकार है, इस काम को कर दिखाना ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, वित्तीय रूप से भी नहीं और साझेदारी के रूप से भी नहीं। इसी वजह से इसको सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, हमें आसान क्षेत्र अधिकारों के साथ काम करने के लिए हमने BVI को चुना है। जो दूसरा कदम है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण चरण है, वो है STO का कानूनी ढांचा। तो जब हम बात करते हैं रेगुलेशंस के बारे में, विनिमय और नियम और कानूनों के बारे में कि इसमें परिवर्तन हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो कंपनी है उसको दस्तावेजों को संगठित करना है, और जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो भी देयताएं हैं,
वो इन्वेस्टर्स के सामने रखना है एक सही तरीके से। एक ये एक तरह का कानूनी दस्तावेज है जो कि एक अच्छा जो निवेशक है वो हस्ताक्षर करता है कंपनी के साथ मिलके, जो कि इस बात को स्पष्ट करता है, प्रत्येक बिंदु जो निवेश से आधारित है उसको स्पष्टता देती है कि कंपनी क्या करती है, धन कहाँ से आया, धन कहाँ को जा रहा है, इसके पीछे कानून क्या है, किस तरीके से आपके लाभांश होंगे, डिविडेंड होंगे। तो इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में संबंध है जहां पर आप इस तरीके से काम करते हैं कि वो पूरे तरीके से कंप्लाइंट हो कानूनी रूप से, और जिस भी प्रकार की ऑफरिंग आने वाली है वो व्यवसाय की सभी जरूरतों को भी पूरा करे और कानून की भी नियम और कानून की भी सभी जरूरतों को पूरा करे। तो जो एसटीओ का लीगल टीम है उन्होंने निर्माण किया है सबसे पहली चीज दस्तावेजों का, ऐसे दस्तावेज जिसका इस्तेमाल कंपनी करेगी, कंपनी प्रबंधन करेगी, उसके माध्यम से वो ट्रांसफर कर पाएंगे नॉन कंप्लाइंट से कंप्लाइंट की ओर। नॉन कंप्लाइंट यानी जो उसको लेके नहीं चल रहे, अनुपालन को नहीं लेके चल रहे, जिनको स्वीकृति नहीं है। इसका मतलब कितने सारे ऐसे नए अपडेट आते हैं, कितने सारे अंतरराष्ट्रीय छोटी छोटी चीजें होती हैं कानूनी पहलुओं से जो कि जुड़ी होती हैं, क्योंकि हम उस पर केंद्रित करते हैं तो हमें पता है कि ये जो बीच का अंतर है इसको कैसे भरना है, ताकि ये जो ऑफरिंग है, ये जो प्रस्ताव है WCRU कंप्लायंस का, ये अंतरराष्ट्रीय नियम और कानूनों को पूरा करे। तो ये जो ऑफरिंग है इसको सुरक्षा टोकन परचेज के साथ ही जुड़ा हुआ है, जिसको हमें ध्यान में देना है, और किस तरह से आपने सुरक्षा टोकन को खरीदा है। कुछ बहुत छोटे छोटे दस्तावेज होते हैं जैसे AML पॉलिसीज हैं, बाकी अन्य पॉलिसीज से जो कि जुड़ी हुई है। जैसे आप AML पॉलिसी के अंदर अगर आप देखें, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी कहा जाता है इससे, तो बहुत जरूरी है कि लोग जो है कंपनी के टोकन का उपयोग करके गैर कानूनी उपयोग ना करें, धन का मनी लॉन्ड्रिंग ना करें, क्योंकि इसकी वजह से जो समुदाय है वो जोखिम में पड़ सकता है इशूअर की वजह से। अगर ये जो संपत्ति है, इस संपत्ति को लेके आप मनी लॉन्ड्रिंग ना करें, उसी के लिए ये पॉलिसी का निर्माण किया जाता है। तो क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, ये उस नीति के अंदर आता है, पॉलिसी के अंतर्गत आता है। साथ ही किस तरह से आप दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए, एसटीओ बॉक्स, ये जो टीम है, मिला मुझे आप सही से ठीक कर दीजिएगा, पिछले जो 5 महीने हैं हम इस पे ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से परामर्श करना है और किस तरह से एक लीगल फ्रेमवर्क का निर्माण करना है, ताकि कंपनी जो है वो सर्वोत्तम तरीके से कानूनी रूप से बंद के कार्य करे। अब हम अगले चरण पे आ गए हैं, लेकिन जो कानूनी दस्तावेज है हमने उनको तैयार कर लिया है, हमने इसको पास कर लिया है इस चरण को, और आने वाले समय में आप देखेंगे लाइव रूप से इवरिच कम्युनिटी द्वारा एक बार जब ये सभी लागू कर दिए जाएंगे पाइपलाइन के अंदर। मिला, अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकती हैं। तो धन्यवाद है आपका जीन। जो मुख्य बिंदु है जो आपने सही से समझाया वो है लीगल फ्रेमवर्क एसटीओ का। मैं एक बार और दोहराती हूँ सभी के लिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण था कि जो टोकन जो है वो पूरे तरीके से अपडेटेड भी हो, कानूनी रूप से जुड़कर भी काम करे। तो ये जो काम है इसमें कुछ महीनों का समय लगा, ये आसान नहीं था जैसा आप अभी स्लाइड में देख पा रहे हैं, क्योंकि बड़े सारे जो दस्तावेज हैं उनको तैयार करना था। और एक चीज तो ये होती है कि हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, एक होता है कि आप खुद से शून्य से एक दस्तावेज का निर्माण करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पोर्टफोलियो में उसी को इसमें जोड़ना है। और इस काम को हमने पिछले कई महीनों से इस पे काम किया है, बहुत ही विस्तार से इस पे काम किया है, और आप सबके साथ इसको हम साझा भी करेंगे ताकि आपको एक सटीक समझ मिले। और ऑफरिंग मेमोरेंडम का निर्माण किया जाएगा, ये बड़े बड़े निवेशकों के लिए भी है, क्योंकि जब हम सुरक्षा टोकन के बारे में बात करते हैं, और इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है कि हाँ, हमारे पास एक ऐसा समय आएगा जहां ये जो टोकन है
वो आंतरिक समुदाय के लिए ही होगा, जिसे हम कहते हैं प्री एसटीओ का जो समय होगा उसके दौरान। लेकिन आपको याद होगा कि हमने ये भी बताया है कि एसटीओ के बाद का भी समय आएगा। तो ये जो दस्तावेज है ये अनिवार्य शर्त की तरह है, जो बड़े बड़े निवेशकों और बड़े बड़े संगठनों के लिए उस समय काम में आएंगे। वो सभी लोग जो कि पूर्ण रूप से विनियमित एक मंच के ऊपर आके काम करना चाहेंगे, फुली रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पे आके काम करना चाहेंगे, तो ये सबसे मूल वो दस्तावेज होंगे जिसकी आवश्यकता उस समय पड़ेगी। और इसी वजह से बहुत ही विस्तृत रूप से इस पे काम किया गया है। धन्यवाद। धन्यवाद। जीन बोल रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों की रुचि है इसके बारे में और जानने के बारे में, एसटीओ के बारे में, कैसे इसका निर्माण होता है, क्या क्या इसमें कदम होते हैं, तो ये देखिए मेरे स्क्रीन पे क्यूआर कोड देख पा रहे हैं, आप यहाँ जा सकते हैं और इसको स्कैन करके आपको एक ब्लॉग मिलेगा। आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी कि इसको कैसे हम संगठित करते हैं। बहुत सारी उपयोगी जानकारी आपको वहां प्राप्त हो सकता है। अगर इस विषय में आपकी रुचि अगर नहीं, तो आप बिल्कुल इसके बारे में ना टटोले, क्योंकि बहुत सारी इसमें जानकारी होगी। क्या हम अगली स्लाइड पे चल सकते हैं? तो अब हम बात करेंगे यूटिलिटी टोकन के बारे में। अब हम बात करते हैं उस तथ्य के बारे में कि कैसे यूटिलिटी टोकन जो है उसको ढांचे में डाला गया 2018 में। जिस तरह से ये होता था वो बहुत ही अलग है कि कैसे पहले रेगुलेटर उस टोकन की ओर देखते थे। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखेंगे, जैसे एफटीएक्स के बारे में हम बात करें, तो ज्यादातर जो एक्सचेंज है वो यूटिलिटी टोकन या ब्लॉकचेन टोकन देते हैं। अलग अलग प्रकार के टोकन देते हैं, जो कि अलग अलग जो कंपनियां हैं वो बस लोगों को नए टोकन के बारे में बताते हैं, और लोग जो है बहुत ही बड़ा धन कमाते हैं, लखपति हो जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अपने धन को गवा भी देते हैं। तो बिल्कुल ये एक ऐसी चीज है जो कि सरकार या एक अच्छा व्यवसाय इसको थोड़ा ना छोड़ना चाहेगा, इसको टालना चाहेगा, क्योंकि कोई भी अपने धन को गंवाना नहीं चाहता। हर कोई धन कमाना चाहता है। कोई, लेकिन जो बड़े बड़े जो शार्क होते हैं, ऐसे कहा जाता है कि वो मिट्टी भरे पानी में मिलती है। तो इसी तरह से हम ये देखेंगे कि कैसे इस साल और अगले साल यूटिलिटी टोकन को तैयार किया जाएगा, और कैसे जो अलग अलग कानून है वो जो ये यूटिलिटी टोकन का बाजार है उसके हिसाब से स्वयं को कैसे अनुकूल बनाएंगे। पर क्योंकि हमें पता है कि कैसे चीजों को संगठित किया जाता है, 2019 में हमने एक किताब को भी लिखा था कि कैसे आप कंप्लायंट हो सकते हैं। ये 3 साल पहले की बात है। लेकिन अब हम कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जिनसे हम स्वयं को, जिनको हम पहचानते हैं। जैसे अभी फिलहाल आप सीआरयू टोकन को देखिए, और इस टोकन को देखते हुए आप प्रस्ताव दें कि क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि भविष्य क्या होने वाला है। अनिश्चित तो है भविष्य, पर हमें किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे होंगी जिनके बारे में हमें पहले से पता है, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। जैसे यूटिलिटी टोकन है, लीगल डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे जो ज्यादातर जो कंपनियां हैं उस पे केंद्रित होकर काम नहीं करती। जैसे सीधा कंपनियां जाती है और टोकन को खरीद लेती हैं बिना उसके बारे में पूर्ण समझ रखे। लेकिन कई बारी दस्तावेजों की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपने, मान लीजिए आपको नुकसान हुआ है, तो आप अपने नुकसान का दावा कर सके, उसको क्लेम कर सके। तो ये ऐसा नहीं है कि बस हमने खरीद करनी है तो बस हमने खरीद कर लिया है, हमें बस पहुंच बनानी थी किसी टोकन तक तो कर लिया हमने। ऐसा, ये इस चीज के बारे में है कि आप सही कानूनों का पालन करते हुए किसी चीज को कर रहे हैं, एक विनिमय के अंतर्गत आप कार्य कर रहे हैं। तो जो यूटिलिटी टोकन है ये दुनिया के बाहर की बात नहीं है, बल्कि यूटिलिटी टोकन एक कॉर्पोरेट एसेट है। तो जो कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से कंपनी इस प्रकार की ऑफरिंग देती है, और ये जो ऑफरिंग है इसको भी स्ट्रक्चर होना जरूरी है। इसको इस तरह से होना चाहिए कि अगर कोई भी रेगुलेशन कल को आता है तो हम ये दिखा सके कि हाँ हमने सब कुछ बढ़िया किया है, ठीक किया है।
तो इसके लिए इस खंड में हमने अलग अलग जो कानूनी पहलू हैं उनको टटोला। हमने ये समझा कि कैसे हम मूल्य जोड़ सकते हैं कंपनी में, हम कैसे जो वर्तमान में यूटिलिटी टोकन है उसको ढांचे में डाल सकते हैं। तो हमारा जो काम है लगभग हो चुका है। ये एक प्रक्रिया है विकास की। हाँ, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, ये प्रगति में कार्य है और ये आगे होगा। मिला, अगर आपका कोई सवाल है जरूर आप इस बारे में भी बोले। मिला जी बोल रही हैं, यहाँ समझना ये जरूरी है कि ये जो सूची है अलग अलग देशों की, हम उस पे वापस आते हैं। तो जो हरे देश हैं वो सुरक्षा टोकन प्राप्त कर पाएंगे, और वो सभी देश जो कि पीले में है और लाल में है, दुर्भाग्य से वो सुरक्षा टोकन प्राप्त नहीं कर पाएंगे।